दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि ये सभी आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अभी बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस सिपाही, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया हुआ है। ये सभी उसके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध संस्कृति अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संस्कृति अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संस्कृति कब हुई थी? तो 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष मोगालीपुत्र तीस थे और यह अशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस काल की परंपरा के परिचायक लक्षण है? उच्च पुरापाषाण काल के लक्षण है। क्वेश्चन पूछेगा ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस काल के हैं? तो उच्च पुरापाषाण काल के हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? तो 10वें मंडल में प्राप्त होती है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना के आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजा, जंघाओं एवं चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है। वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, राजसू से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किसमें किया गया है? तो यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद में राजसू से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो यह है खारवेल के बारे में स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। खारवेल किस वंश का राजा था? तो खारवेल चेदी वंश का राजा था। खारवेल चेदी वंश का राजा था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के शासनकाल के शुरुआती 8 वर्षों के शासन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में दस्तारबंदान कौन कहलाते थे? मध्यकालीन भारत में दस्तारबंदान उलेमा कहलाते थे। मध्यकालीन भारत में उलेमा को दस्तारबंदान कहते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किससे मुस्तौफी ए मुवाली का कार्य संबंधित था? तो मुस्तौफी ए मुवाली का कार्य लेखा परीक्षण से था, सोशल ऑडिटिंग से था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली के गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? तो अवाब कहलाते थे। कृषि उपकर को क्या कहलाते थे? अवाब कहते थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। 1946 में गठित अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? तो 5 सदस्य शामिल थे। तो कौन कौन से थे? तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उसमें लियाकत अली खां, दूसरा थे जोगेंद्र मंडल थे, थर्ड थे अब्दुल रब नस्तर आदि थे। नेक्स्ट है, 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इस समझौता को संपन्न कराने में किनका योगदान था? तो सरदार बाल गंगाधर तिलक, सरोजिनी नायडू आदि व्यक्तियों के योगदान के कारण 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अब तक कितने महिलाएं अध्यक्ष बनी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी। कौन कौन बनी? तो पहला एनी बेसेंट बनी 1917 ईस्वी में, दूसरा का 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू बनी, और तीसरा बनी नलिनी सेन गुप्ता, जो 1933 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है, सन 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू हंटर ने की थी। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू हंटर ने की थी। नेक्स्ट, 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस ग्वायर थे।
कौन थे? मॉरिस ग्वाय थे। नेक्स्ट है सन 1882 में गठित हंटर कमीशन संबंधित था। किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा से संबंधित अन्य कमीशन कौन कौन से थे? तो हार्टोग कमीशन थे, रैले कमीशन, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सैडलर कमीशन था, सार्जेंट कमीशन आदि था। नेक्स्ट है अवध के अंग्रेजी राज्य विलय के समय वहां का नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह था। बाजिद अली शाह की पत्नी का नाम क्या था? तो बेगम हजरत महल थी, जो 1857 ईस्वी के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग ली थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। इनका सहयोग अमर सिंह के, इनके भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? श्री नारायण गुरु ने किया था। श्री नारायण गुरु केरला के रहने वाले थे, जो एजवा जाति के थे, जो एजवा जाति है, अछूत जाति जिनको माना जाता था। श्री नारायण गुरु ने SNDP श्री नारायण धर्म परिपालन एवं नामक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कुछ पॉलिटी से संबंधित, सिविक से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार का कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो उपराष्ट्रपति होंगे, यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। नेक्स्ट है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद को धारण किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो देखिए परमादेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो परम आदेश हो जाएगा। परम प्लस आदेश, परम आदेश। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत के राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क यार्ड उत्पादित करता है? तो कर्नाटक करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है? तो लूसीफर शुक्र ग्रह का अन्य नाम लूसीफर है। नेक्स्ट है पृथ्वी का कोर को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के कोर को गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डैश के बीच के दूरी को निरूपित करती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच के जो दूरी होता है उसे एक खगोलीय इकाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण के वजह से हवा के ऊपर की ओर और प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को कौन सी वर्षा कहा जाता है? तो होने वाली वर्षा को वाताग्र वर्षा कहा जाता है। विषुव तब होता है, नेक्स्ट विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों के एक पादप मोनोकल्चर कृषि डैश की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार, शून्य दोहन, तार रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। और लवण जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही है क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण में निर्देशित स्थान है सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के बीच अवस्थित है। भारत का वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में अवस्थित है। यह जो प्रश्न है ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है बाघों की प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान के अलवर जिला में अवस्थित है। हरियाणा में कौन सा रिजर्व अवस्थित है? तो हरियाणा में बाघ रिजर्व कौन सा है? तो आपको सुल्तानपुर।
एक है नेक्स्ट है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित कहाँ है? शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट है नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवांशिक विभिन्नता के परिरक्षण क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत के जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ी में फैला हुआ है? तो नौकरेक। नौकरेक कहाँ पर अवस्थित है? तो मेघालय में। नौकरेक गारो पहाड़ी में से है। मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है। नेक्स्ट है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किसमें? विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है आपको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है IUCN। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक में क्या होता है? तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई। वैसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से अधिक समय तक वो देखी नहीं गई हो। नेक्स्ट है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर क्या है? तो डुगोंग क्या है? समुद्री जीव स्तनधारी है, मैमल है। नेक्स्ट अब हम कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष में किस वर्ष बदलाव किया है? तो जुलाई जून से बदलकर अप्रैल मार्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। नेक्स्ट है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? तो क्या किस नहीं हो पाता है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के। नेक्स्ट है बुल्लक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? तो उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है परंतु धनाढ्य नहीं है। नेक्स्ट है भारत और सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? तो बासमती चावल। भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट है उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? तो मिश्रित कृषि। देखिए मिश्रित कृषि में क्या होता है? कृषि और पशुपालन साथ साथ किया जाता है। नेक्स्ट है गेहूं का काला टिक्का रोग ब्लैक टिक डिजीज किसके द्वारा होता है? तो फफूंदी के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। गेहूं में काला टिक्का रोग फंगस के कारण होता है। थर्ड है मटर में मांस रोग का क्या कारण है? तो मैग्नीज का कारण है। तो इसका देखिए याद रखिएगा मटर में मांस रोग का कारण क्या है? तो इसको मैं एक आपको एंगल से बता रहा हूं। देखिए एम देखिए मटर में मांस रोग मैग्नीज के कारण। मटर में किस में है? तो मांस रोग है। किस में है? तो मैग्नीज में। किस में है? तो मटर में। तो किस कमी के चलते? तो मैग्नीज के कमी के कारण। नेक्स्ट है दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव्य पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है? लेग हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है बोनी किस फसल की प्रजाति है? तो बोनी प्रजाति किसका है? टमाटर का है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। नेक्स्ट है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग क्या कारण क्या है? तो धान में अगर जस्ता जिंक की कमी हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा? कौन सा रोग हो जाएगा? खैरा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति आपको अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्राउन रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन से, फर्टिलाइजर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये एक क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ हुई थी, तो ये याद रखिएगा पूसा बिहार। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना पूसा 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। देखिए लेकिन 1934 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
1934 ईस्वी में एक भयंकर बिहार में भयंकर भूकंप आया था, जिसके चलते भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को काफी नुकसान पहुंचा। बाद में चल करके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को नई दिल्ली में स्थापित किया गया, और वहां भी है ना पूसा ही नाम, जब वहां पर एक जगह का नाम पूसा है, उस जगह पर ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी में क्या अध्ययन, किसका अध्ययन करते हैं? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कुछ अब विविध क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देखिए, कश्मीर की महिला संत लल्ला योगेश्वरी, कश्मीर की महिला संत लल्ला योगेश्वरी किस धर्म पंथ के अनुयायी? तो कश्मीरी शैव धर्म। देखिए शैव धर्म मतलब शिव को मानने वाले, शिव के जो उपासक होते हैं उन्हें शैव उपासक कहते हैं। देखिए लल्ला योगेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? तो कश्मीर की रहने वाली थी। किस पंथ के अनुयायी है? तो कश्मीरी शैव धर्म के अनुयायी है। देखिए नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो किशनगढ़ शैली का है। अब आपको क्वेश्चन पूछा किशनगढ़ शैली किस राज्य में प्रचलित है? किशनगढ़ शैली आपको राजस्थान में प्रचलित है। क्वेश्चन पूछेगा किशनगढ़ शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो राजस्थान में। बनी ठनी किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट है खुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है? खुसरी और बिहुना किस प्रदेश का है? पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल की भाषा क्या है? बांग्ला है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफा किस हिंदू देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफा किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। याद रखिएगा कि एलिफेंटा कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन पूछा एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में अवस्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि एलिफेंटा द्वीप किस देश में स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट उस स्थान का नाम बताइए जहां गीत का श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो तंजावुर, इसको दूसरा नाम कहते हैं तंजौर भी कहते हैं। ये तंजौर जो है ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तंजौर कहां पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो बांग्ला है। हिंदी सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले हिंदी है, उसके बाद कौन सा है? बांग्ला है, और उसके बाद कौन सा है? देखिए मराठी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मराठी है। ये अब पहला कौन सा? हिंदी है, दूसरा बांग्ला है, तीसरा मराठी है। नेक्स्ट बैसाखी का त्योहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए किया जाता है? तो खालसा पंथ की स्थापना के लिए किया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना की याद में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह थी। नेक्स्ट महाबलीपुरम में पल्लव शैली के 5 एक चट्टानी रथ मंदिरों में से सबसे बड़ा किसका है? तो धर्मराज का है। धर्मराज युधिष्ठिर थे। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम का अन्य नाम क्या है? मामल्लपुरम है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एलिनार ओस्ट्रॉम थी। एलिनार ओस्ट्रॉम थी, याद रखना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है, याद रखना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया है। कहां से दिया जा रहा है? तो स्वीडन से दिया जा रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है। नेक्स्ट है केरल में विषु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो केरल में विषु नामक त्योहार अप्रैल माह में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विषु नामक त्योहार कहां मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान और तकनीकी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पहला कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार
तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताओं उनके डैश के आवर्त फलन होता है, तो परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होता है? परमाणु के आवर्त भार के होते हैं। देखिए मेंडलीव रूसी वैज्ञानिक था। मेंडलीव रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक विशेषताएं बताओ किसके आधार पर बताया? तो परमाणु भार के। परंतु आधुनिक जो आवर्त नियम जो मोसले के द्वारा बनाया गया था, उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक विशेषताएं परमाणु संख्या के आधार पर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में किया जाता है? तो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला तोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? ऑक्टेन संख्या ईंधन की गुणवत्ता का माप है। किसी ईंधन का गुणवत्ता कितना अच्छा क्वालिटी का है उसके मापन ऑक्टेन संख्या से किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो एक इसका आंसर होगा पारा। पारा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा कि कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन होगा। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो उसका उत्तर ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट, सोडियम बाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट, ऐसा जानवर जो समुद्र के तल में रहता है क्या कहलाता है? तो नितलस्थ कहता है। समुद्र के जो तल को नितल कहते हैं, तो वहां पर जो जानवर रहेगा उसको नितलस्थ कहेंगे। नेक्स्ट है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी लाया जाता है। एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर लाया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी लाया जाता है। नेक्स्ट, किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव क्या कहा जाता है? तो डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो मौसम के अध्ययन में डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों को भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान बिहार को बंगाल से अलग करने में और बिहार को एक पृथक राज्य बनाने में सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित? अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो चर्चा है ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में चर्चा की गई है, याद रखना है। नेक्स्ट, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद जो व्यक्ति जन्म भारत में लिए हैं उनको भारत का नागरिक समझा जाता है, जन्मजात नागरिक समझा जाता है। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन पूछेगा संपत्ति के अधिकार को समान वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। 42वां 1976, 44वां 1978 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। नेक्स्ट, एक हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? अनुच्छेद 19, इसका अध्ययन कर चुके हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका भी 36 से 51 तक राजनीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो
उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बताए थे पहले। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान में अनुच्छेद कितना वर्णन है? तो अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कार्यों एवं अधिकारों का वर्णन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।